अस्सलामुअलैकुम। क्लास नाइन्थ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है पूरी बुक में से वो प्रिपेयर की गई हैं। तो आप यहाँ से इजीली डेफिनेशंस को रेडी कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। तो काफ़ी सूटेबल डाटा आपके लिए है, काफ़ी कंसाइज और मुख्तसर सी चीज़ें मेंशन की है जो कि 2 नंबर के लिए काफ़ी होंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो इसके साथ मैंने मेंशन किया हुआ है इम्पोर्टेंट। तो जिन डेफिनेशंस के साथ इम्पोर्टेंट मेंशन किया गया है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। तो आप यहाँ से डेफिनेशन देखें, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ज़्यादा अच्छा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपके पास इम्पोर्टेंट है, रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने डेफिनेशन कोई लिखनी है तो साथ एग्जाम्पल मस्ट है। और अगर आपके पास कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशन आती है तो साथ उसकी आप डायग्राम बनाइएगा। अगर कोई मेथड से रिलेटेड आपके पास कोई कंसेप्ट है, जैसे एलसीएम है आपके पास या एचसीएफ है, तो अगर आप एग्जांपल के थ्रू कोई क्वेश्चन कर देते हैं उसमें, तो एक क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं एग्जांपल में, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बेसिकली ये रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स नहीं आपको कह रहा है, ये कह रहा है रो ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स में और रो ऑफ अ मैट्रिक्स में फ़र्क है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो द हॉरिजॉन्टल lines or the vertical lines, the number of rows and columns in matrix specifies its order। आप इतना लिख सकते हैं, ये भी इनफ है। और देन आप एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ले लें, जैसे आपके पास यहाँ मेंशन है एम एक मैट्रिक्स है, 0 1 2 3 4 5 इज़ अ मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें रोज़ कितनी है, इसमें 2 रोज़ है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 3 वर्टिकल लाइंस है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल मैट्रिसेस। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हम कहते हैं दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है। पहली बात, द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। दूसरी बात, देयर कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। मतलब कि अगर आपके पास ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, और सिमिलरली तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, और चौथा एलिमेंट चौथे के बराबर होता है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ही। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आप अगर यहाँ देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही रो नज़र आएगी। आप अगर यहाँ देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन, एक ही कॉलम नज़र आती है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है कि अगर हम मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो सेम नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ नंबर की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इट्स रोज़। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ रोज़, इट्स चाहे आप ना लिखें, इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है, जो काउंटिंग है, ठीक है, वो सेम ना हो। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ देखते हैं, अब रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, अगर हम यहाँ करते हैं रेक्टेंगुलर में नोट इक्वल होता है उस पर। ठीक है, 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितनी है, 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या सीन है कि 2 और 3, 2 रोज़ 3 कॉलम है, 2 और 3 दो डिफरेंट नंबर हैं, सेम नंबर्स नहीं है। तो इस तरह का इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब अगर आप बी एग्जांपल को देखते हैं, बी वाली एग्जांपल को, तो इसमें आप देखें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 2 हैं, वर्टिकल लाइन 1 है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम देन द मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन या ज़ीरो मैट्रिक्स की। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ही ज़ीरो हों, ज़ीरो के अलावा कोई और इसमें एलिमेंट मौजूद ना हो। इसको आप ओ से भी शो करते हो तो आप ये भी हेडिंग बना सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय। इस तरह आप इसकी हेडिंग बना लें। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का होता है बेसिकली आपके पास जो रोज़ होती हैं, आप रोज़ को
कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे आप देखें आपके पास 0 1 2, ये पहली रो थी 0 1 2, आपने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया इस तरीके से 0 1 2 वर्टिकली लिख लिया आपने। सिमिलरली अगर आप सेकंड रो को देखते हैं 3 4 5 3 4 5, तो ये आपके पास बनेगा 3 4 5, इस तरह कॉलम में आ जाएगा। और देन आपके पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? आप बेसिकली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। लाइक आपके पास यहाँ +1 है तो आप इसको -1 कर देंगे, -3 है तो +3, +4 को -4, +2 को -2 कर देते हैं। अगर आपके पास ये a है तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर हम इसका बनाते हैं तो आपके पास ये -a बन जाएगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स आपके पास b है तो उसका नेगेटिव बराबर होता है -b के। और करना आपने सिंपल सा काम है, हर एलिमेंट का आपने साइन चेंज कर देना है। नेक्स्ट आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका अगर हम ट्रांसपोज भी ले लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब कि ट्रांसपोज लेने से इसको कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आप ये एग्जांपल देखें, एम आपके पास एक मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो को आपने पिक किया 1 4 को, आपने इसको कॉलम में लिखा तो ये 1 4 आ गया। सिमिलरली सेकंड रो को आपने पिक किया और यहाँ सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दिया 4 2, तो आप देखें एम और एम का ट्रांसपोज दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब है एम बराबर है एम के, एम बराबर है एम के ट्रांसपोज के। तो अगर ऐसी मैट्रिक्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सारी मैट्रिसेस सिमेट्रिक नहीं होती, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो उस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है कि अगर हम उसका लाइक लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप उसका नेगेटिव फाइंड करते हैं, आप उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम आ जाती हैं, उसके नेगेटिव वाले का आंसर और उसके ट्रांसपोज का आंसर, दोनों आंसर सेम आ जाते हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम नाम देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लें काफ़ी आसान डेफिनेशन है, और साथ आप एग्जांपल लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं, एग्जांपल रेडी नहीं करते और अपनी तरफ से गलत एग्जांपल मेंशन कर देते हैं। तो ये एग्जांपल आप देख लें, ये बहुत सूटेबल है। आप यहाँ 0 -4 की जगह -1 रख लें और +4 की जगह +1 रख लें, -4 की जगह -2 रख सकते हैं तो नीचे आपको +2 रखना पड़ेगा इस। और लेकिन यहाँ जो 0 0 लिखा हुआ है डायगोनल एंट्रीज़ में, ठीक है, यहाँ पर आपने 0 ही मेंशन करना है, इसको चेंज आपने नहीं करना। तो देन आपके पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। और अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दूसरी बात है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाले, इन एलिमेंट्स को कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब डेफिनेशन ये है, एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। इसमें से कम कोई एक वैल्यू ऐसी हो जो कि ज़ीरो के अलावा हो। लाइक 2 0 -1 है, अगर सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे इसमें तो ये नल मैट्रिक्स बनेगी। तो डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट कोई एक वैल्यू ऐसी हो जो ज़ीरो के अलावा आ जाए, ताकि वो उसे नल मैट्रिक्स बनने से बचा सके। और नेक्स्ट आप इसमें देखें कि यहाँ पर अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं तो ये 3 1 है, तो हमें एटलीस्ट 1 चाहिए था एलिमेंट, यहाँ दोनों आ गए हैं तो नो इशू, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स से पहले अगर मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके पास सिर्फ 1 1 होंगे। आप यहाँ पर भी देखें, अगर डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं अगर सिर्फ वो 1 ही हैं तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हो बिल्कुल, ठीक है, वो सेम हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सेम एलिमेंट्स में अगर आप डायगोनल एंटिटीज में अगर आप 1 1 रख देते हैं तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनेगी। तो आपको मैं एक जनरल इसकी मैं बता देता हूँ कि 0 और 0 ये मैट्रिक्स मैंने बनाई है। अब यहाँ पर हम के को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि के आप कुछ भी पुट कर लें, के आप यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज में
कोई भी रियल नंबर पुट कर लें, ठीक है, के बिलोंग्स टू आर, के कोई भी रियल नंबर हो जाए, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, कभी भी आपने के की जगह ज़ीरो या वन पुट नहीं करना। के कभी भी ज़ीरो और वन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर के ज़ीरो के बराबर होगा तो ये नल मैट्रिक्स बनेगी, अगर के वन के बराबर होगा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो स्केलर मैट्रिक्स में अगर अगर आप एग्जांपल करते हैं तो आप ये केवल यूज़ कर लें, साथ ही आप बात मेंशन कर लें कि भाई के कभी भी आपके पास ज़ीरो और वन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास है बस इतना इनफ है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। और देन आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। बेसिकली देखिए आपके पास ये एक, इसमें लिखने को आपको इतना कुछ खास मिलेगा नहीं, तो आप एक एग्जांपल जब कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या इस तरीके से डिफाइन किया है इसको, लेट ए आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स है ABCD, जिसका ऑर्डर 2 by 2 होगा, ठीक है। बेसिकली जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो 3 by 3 का डिटर्मिनेंट भी आ जाता है, 4 by 4 का भी आ जाता है, लेकिन आपके लेवल पे जस्ट 2 by 2 का है, तो आप 2 by 2 स्केल मैट्रिक्स की बात करते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं लाइक इसको हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे या ऐसे शो कर देते हैं। और देन आपके पास ये इसका आप प्रोसीजर बता देते हो। तो आपके पास कोई एक लेमडा लेमडा आपके पास बेसिकली एक रियल नंबर है, आप वो आंसर पुट कर देते हो। अब देखें ये चीज़ यहाँ इतनी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाती, तो जब आप एक एग्जांपल सोल्व करके दिखा देते हैं तो आपका प्रोसीजर भी समझ आ जाता है और अच्छे तरीके से चीज़ डिफाइंड हो जाती है, समझ आ जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीकाकार होता है, अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आए तो आप साथ कोई क्वेश्चन सोल्व कर दें अपनी तरफ से। आप कोई एक मैट्रिक्स बना लें 2 by 2 की, उसमें अपनी तरफ से आप एलिमेंट्स रखें और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दें। और आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो। और जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, ये भी आ जाती है, बच्चे इसको रेडी नहीं करते। एडजॉइंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, आप डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हो। ये कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। आप यहाँ एलिमेंट्स देखें, 1 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 2 की जगह 1 रख दें और 1 की जगह 2 रख दें, इनको आपस में शफल कर दें, इंटरचेंज कर दें, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास क्या थी, -3 थी और 1 थी। तो आपने -3 और 1 जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो -3 की जगह +3 आ जाएगा और +1 की जगह -1 आ जाएगा। और जो आपने यहाँ पर इनको इंटरचेंज किया है तो ये 2 आपके पास ऊपर आ जाएगा और 1 आपके पास नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रैशनल नंबर की, ठीक है। All numbers of the form p by q where p q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। इतना लिखते हैं इनफ है। साथ आप एक हेडिंग बनाए, इट इज़ डिनोटेड बाय, या आप हेडिंग बनाए डिनोटेड बाय, साथ आप लिखते हैं आंसर में q, ठीक है। हेडिंग आप बनाइएगा डिनोटेड बाय, नीचे आप लिखते हैं q, और साथ आप एग्जांपल्स मेंशन करते हैं लाइक 1 2 3 4, कोई सा भी आप नीचे रख लें, कोई सा भी नेचुरल नंबर, तो वो आपके पास एक एग्जांपल, सूटेबल एग्जांपल है। तो नेक्स्ट आपके पास इरेशनल नंबर है, वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते उन्हें इरेशनल कहते हैं। आप इसमें भी हेडिंग बनाइएगा डिनोटेड बाय q डैश, और साथ एग्जांपल्स मेंशन कर दें √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √4 और √9 नहीं लिख सकते, क्योंकि √4 को अगर आप देखेंगे तो वो 2 का स्केयर बन जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, तो वो फिर स्केयर रूट से बाहर आ जाता है। तो बाहर आकर वो एक आपको नेचुरल नंबर देगा। तो नेचुरल नंबर आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होते, वो रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है
रियल नंबर की द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, बेसिकली ये यूनियन होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का। इसको आप आर से शो करते हो, डिनोटेड बाय आर, और साथ आप ये फॉर्मूला लिखते हैं आर इक्वल है क्यू यूनियन क्यू डैश। आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें अगर आप डेसिमल पार्ट को देखते हैं तो आपको फाइनाइट डिजिट्स मिलते हैं। मतलब कि आप पॉइंट के बाद देखते हैं कि नंबर कितने हैं। अगर आपके पास सिर्फ चंद नंबर हैं जिनको आप काउंट कर पा रहे हो, फाइनाइट डिजिट है, महदूद डिजिट है, तो इसका मतलब है इस फ्रैक्शन का नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और साथ एग्जांपल आप मेंशन करते हैं, जैसे 2/5 है तो ये 0.4 के बराबर है। आप 2/5 को याद ना भी रखें, आपके लिए अगर मुश्किल है तो आप जस्ट इतना मेंशन कर दें कि 0.12, 4.8, 3.6। मतलब कि पॉइंट के बाद अगर आप 3.6 को देखते हैं तो पॉइंट के बाद सिर्फ 6 आ रहा है, एक डिजिट आ रहा है। अगर पॉइंट के बाद सिर्फ चंद डिजिट हैं, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं इजीली, फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और देन आपके पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो पहले पॉइंट के बाद जो डिजिट थे वो रुक गए थे, ठीक है, फाइनाइट डिजिट थे। अब आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट है। लेकिन आप देखोगे कि एक ख़ास पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखें 3 6 3 6 3 6। ये नंबर चलता तो जा रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, रीअकर, बार बार ये वैल्यूज़ को रिपीट करता जा रहा है। एक ख़ास ऑर्डर से, एक ख़ास सीक्वेंस से, अरेंजमेंट के साथ ये नंबर कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो रुकता नहीं है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग हम ये बता रहा है कि बेसिकली ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एमसीक्यू के लिहाज से, आप इनको देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। एंड देन फिर आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। और कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बच्चे अक्सर याद नहीं करते, तो ये गलती ना कीजिएगा, ये डेफिनेशन बोर्ड में आ जाएगी, तो इसको लाजमी रेडी करें आप। तो उसके अलावा आपके पास कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो कि आप देखें, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, लाइक आपके पास ए लिखा हुआ है और यहाँ पर आयोटा बी लिखा हुआ है। जो ए लिखा हुआ है बेसिकली वो रियल पार्ट है और जो बी लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने दो टर्म्स देखनी है यहाँ पर, एक आपके पास ये वाली टर्म है जिसमें आयोटा नहीं है और दूसरी टर्म ऐसी है जिसमें आयोटा है। तो ऐसी टर्म जिसमें आयोटा होगा, आप क्या करेंगे, आप उस टर्म का साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर देखें आपको प्लस नज़र आ रहा है तो आप माइनस कर देंगे, अगर आपको यहाँ माइनस नज़र आ रहा है तो आप प्लस कर देंगे। कॉन्जुगेट में बेसिकली यही करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ये अयोटा वाली टर्म है, इसका आप साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर a प्लस बी अयोटा है तो आप इसे कर देंगे a माइनस बी अयोटा। आप यहाँ एग्जांपल मेंशन करें तो देखिए -2 के साथ अयोटा नहीं है तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, तो -2 एज इट इज़ आ जाएगा। और -3 अयोटा था, अयोटा वाली टर्म का आप साइन चेंज करोगे तो माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर 3 में साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन आप फिज़िक्स वाली भी कर सकते हैं, वो भी एक्यूरेट है, परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन साथ वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है आपने। आप आसान सी एग्जांपल बना लें, जैसे आप 1000 लिखते हैं तो आप 1000 को लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 1 × 10⁻³ आप 100 को लिखते हैं 1 × 10⁻²। आप 10 को लिख सकते हैं, ठीक है, 1 × 10⁻⁴ एग्जैक्टली। इस तरीके से आप चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देन आपके पास है लॉग ऑफ आ रियल नंबर, तो ये आपके पास डेफिनेशन है इसकी। और लास्ट पे ये चीज़ मार्कर से बड़े अच्छे तरीके से आप शो कीजिएगा, ये मेन थीम है इसका, ठीक है। और कॉमन, फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन लॉ क्या होता है, या ब्रिक्स लॉगरिथम क्या होता है, या नेचुरल लॉ क्या होता है। ये अक्सर डेफिनेशंस बोर्ड में देखी गई हैं तो इनको आप रेडी कर लें। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आ लॉगरिथम एंड मेंटिसा। ओके, देन आपके पास चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में सिर्फ आपके पास सिलेक्टेड डेफिनेशंस हैं, लाइक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, तो आप वही 8th क्लास वाली भी कर सकते हैं, बेसिकली ये वही लिखी हुई है 8th क्लास वाली।
तो आप साथ एग्जांपल इजी वाली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ कि x+4 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दैट्स इट। पोलिनोमियल में भी आप यही एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं आपको इसकी पोलिनोमियल की डेफिनेशन यहाँ पर जो मेंशन है कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आप यहाँ पर नॉन नेगेटिव की जगह आप ये लिखते हैं कि एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हो जाती हैं, 0 1 2 3 4। अगर आपके पास वेरिएबल जो x है, अगर x की पावर सिर्फ होल नंबर ही आ रही है तो इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। तो आप इसकी एक लाइन डेफिनेशन कर लें और साथ एग्जांपल में मेंशन कर दें x+1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो ये आपके पास सूटेबल एग्जांपल है, नो इशू। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अगर आप पोलिनोमियल में देखते हैं तो वो टर्म जिसमें वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर होती है, लाइक यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। आप इस टर्म में देखेंगे कोफिशिएंट क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है, तो 4 इसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा। वो टर्म जिसमें वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर आ रही होती है, उस टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, जैसे आपने रैशनल नंबर पढ़ा था, सेम उसी तरीके से आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है कि अगर आपके पास कोशेंट है दो पोलिनोमियल्स का, तो जो नीचे वाली पोलिनोमियल है क्यू एक्स, वो कभी भी ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे तो चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन कर रहे हैं, क्यू एक्स इज़ नॉट ज़ीरो पोलिनोमियल। और ये आपके पास ये एग्जांपल बन जाती है। आप एग्जांपल इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, 1/x, दैट्स इट, नो इशू। 4/x² या 4/x या 5/x, कुछ भी आप इस तरह मेंशन कर लें तो बिल्कुल सूटेबल एग्जांपल है। लेकिन आप साथ मेंशन कर लेंगे कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट आपके पास सर्ट है। सर्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लास्ट में रेडी करें। a rational radical with an irrational radical with rational radicand, मतलब कि अगर आपके पास एक रूट है, ठीक है, आपके पास रेडिकल साइन है, और अगर आप अंदर देखते हैं रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी है, अगर वो एक रैशनल नंबर है, अगर आपके पास अंदर एक रैशनल नंबर होगा और अगर आप उसका रेडिकल लेते हैं, ठीक है, और रेडिकल लेने से जो आंसर है वो एक इरेशनल नंबर आ रहा है, जैसे आप करते हैं स्क्वायर रूट 2 करते हैं या स्क्वायर रूट 3 करते हैं, अगर आप 2 को देखते हैं 3 को देखते हैं, यहाँ पर 3 मेंशन है तो हम 3 को देखते हैं। 3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आपके पास एक इरेशनल नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब है ये आपके पास एक सर्ड है। तो ये एग्जांपल इनफ है। मोनोमियल सर्ड एक ऐसी सर्ड है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल सर्ड एक ऐसी सर्ड है जिसमें दो टर्म्स होती हैं। और कॉन्जुगेटिव सर्ड में आप क्या करते हैं कि आप साइन चेंज कर देते हैं। ओके, देन आपके पास चैप्टर 5 में डेफिनेशंस जो हैं वो इतनी खासी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप रिमाइंडर थ्योरम को लाजमी रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ देखें आपके पास ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन अगर आप इसके साथ एग्जांपल मेंशन कर देते हैं, जैसे आप दिखें 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके 5 या 6 पार्ट हैं, तो अगर आप उनमें से किसी एक क्वेश्चन को रेडी कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा आसान करना चाहते हैं तो आप एग्जांपल लिख लें कि x² प्लस 4x प्लस 4, या आप लिख लें x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें जब आप x की जगह जब आप -1 पुट करते हैं तो आपके पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह प्रोसीजर जब समझा देंगे, एक एग्जांपल कर देंगे, तो क्वेश्चन आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब फैक्टर थ्योरम है तो फैक्टर थ्योरम भी आप याद कर लें, लेकिन इसके साथ भी आप एग्जांपल लाजमी मेंशन कीजिएगा। जब फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि आप जब एक फैक्टर से पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे आप देखें कि 10 का जो फैक्टर है, 10 का जो डिवाइज़र है वो 2 है, 2 5 ज़ा 10, जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो आता है। तो सेम इसी सिनेरियो से जब हम एक फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल को तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आता है। चैप्टर 6 में सिर्फ ये दो डेफिनेशन है, इनमें से किसी एक आने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, HCF एंड LCM। तो आप इसकी एग्जांपल लाजमी मेंशन कर लें।
एलसीएम की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का आप हाफ कर लें, 1.5 लाइन को आप कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। या आप लास्ट वाला पोर्शन लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, दैट्स इट। और साथ आप एग्जांपल मेंशन करते, जैसे आप लिख लें 4x और साथ आप लिख लें 5, 4x और 5, तो इनमें कॉमन फैक्टर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये एलसीएम बन जाएगा, 4 5 20, तो ये 20x बन जाएगा। तो इस तरीके से आप आसान एग्जांपल्स भी मेंशन कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुश्किल मुश्किल एग्जांपल्स लिखें, एग्जांपल्स आप आसान भी लिख सकते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। चैप्टर 7 में लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेडिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, इनके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सट्रीनियस जो सोल्यूशन है एक ऐसा सोल्यूशन होती है ओके जिसको आप बाय यूजिंग मेथड, प्रॉपर मेथड आप उसको फाइंड आउट तो करते हैं, लेकिन जब उसको आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। देन एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आप यहाँ से सब डेफिनेशन में देख सकते हैं। अगर आपने सब पहले याद की हुई है या आपने आपके पास टाइम है, बाकी प्रैक्टिस आपने कर ली है, तो आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। लेकिन वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो सिर्फ वो सिलेक्टेड डेफिनेशन करें जिनके साथ इम्पोर्टेंट मेंशन है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी रेडी करें। आप इसको अच्छे तरीके से डेफिनेशन को अटैम्प्ट नहीं करते तो यहाँ पर ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power, मतलब कि x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो सिर्फ 1 होनी चाहिए। और देन आप स्टैंडर्ड फॉर्म की हेडिंग बनाकर ये लिखते हैं ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बस। साथ आप ये मेंशन कर दें ए बी बिलोंग्स टू आर, और साथ को ये आप एग्जांपल दे दें, दैट्स मोर देन इनफ। अब हम ऐसे पोर्शन की तरफ जा रहे हैं जिसमें से डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो इस पोर्शन में आपने डेफिनेशंस लाजमी अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको लिख के देख लेना आपने। तो ये जो पोर्शन है चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 17 तक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन है डेफिनेशंस के लिहाज से। आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। देन आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, द पॉइंट ओ वेयर द टू लाइंस मीट। यहाँ पर हमारे पास ये आप डायग्राम में देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके पास वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजिन का। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। आपको कोऑर्डिनेट प्लेन की डेफिनेशन आए या कार्टेशियन प्लेन की तो आप यही डेफिनेशन लिख देंगे, या अगर आपको आए कोऑर्डिनेट एक्सिस की तब भी आप यही पैराग्राफ लिख देंगे। अगर आपको ओरिजिन की डेफिनेशन आए तब भी आप यही पैराग्राफ लिख देंगे। और साथ आप अगर ये डायग्राम बना देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक्स एक्सिस आप लिख देते हैं और वाई एक्सिस लिख देते हैं, तो इनमें से तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आती है आप यही चीज़ मेंशन कर देते हैं, साथ डायग्राम बना देते हैं, तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब सीसा क्या होता है, अगर आप ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर में एक्स वाई आपके पास ऑर्डर पेयर है, क्योंकि सबसे पहले जो वैल्यू होती है फर्स्ट वैल्यू को आप एक्स की वैल्यू कहते हैं और सेकंड को आप वाई वैल्यू कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब जो आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसे आप अब्सीसा भी कहते हैं, इसके स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अब्सीसा। और देन जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे आप कहते हैं ऑर्डिनेट। साथ आप एग्जांपल मेंशन कर दें। और देन आपके पास बस ये 3 डेफिनेशन के बाद चैप्टर 9 स्टार्ट हो गया। इसमें प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। आप एग्जांपल में लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, द स्टडी ऑफ सर्कल, द स्टडी ऑफ स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, रेक्टेंगल, दैट्स मोर देन इनफ। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी आप डेफिनेशन याद कर लें इसकी। फिर कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपके पास कंसाइज लिखा हुआ है।
टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। ये डेफिनेशन हो गई है। साथ आप ये एग्जांपल बनाएं और आप लिखते हैं पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर में आप लिखेंगे टू और मोर देन टू पॉइंट्स। देखें सेम डेफिनेशन है। विच लाई, यहाँ लिखा हुआ है विच डू नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। और यहाँ पर आप देखें पी क्यू आर, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। अगर एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होंगे तो ये कोलिनियर होंगे, अगर एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। उसके बाद बच्चों ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपके पास डेफिनेशन है। आप देखें यहाँ पर मैंने जो डायग्राम आपके सामने रखी है, इस डायग्राम को आप आसान तरीके से बनाने के लिए या आप डायग्राम मेंशन करते हैं, साथ आप लिखते हैं 5 सेंटीमीटर लाइक और 5 सेंटीमीटर और देन आप यहाँ लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। तो बस ये डायग्राम बना के आप यही मेंशन कर देते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट आपके पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। यह एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड वन डिफरेंट होती है। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और इसको मैं कर देता हूँ लाइक 3 सेंटीमीटर। तो ये मोर देन इनफ है आपके पास, ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास आ जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये परफेक्ट डेफिनेशन बनी है और साथ आपके साथ ये एग्जांपल भी है यहाँ पर। स्केलिन ट्राइंगल है ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो आप इसको अगर लेबल कर देते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लाइक आप यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और देन आप साथ अगर मेंशन कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेबलिंग भी हो जाएगी और बड़ी अच्छी तरीके से एग्जांपल भी बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास स्केल की डेफिनेशन है और उसके बाद आपके पास स्केल बेसिकली एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है और सारे मेजर ऑफ एंगल, जितने भी एंगल इसमें मौजूद होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं आपके पास ये 90 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ पर अगर एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो बेसिकली आपके पास ये स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए इसमें। रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, ये आप अच्छे से याद कीजिएगा। आप उसके अलावा पैरेललोग्राम की डेफिनेशन अच्छे से याद कीजिएगा। और चैप्टर 10 में अब सिलेक्टेड पोर्शन आपके पास है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप ये चीज़ डेफिनेशन याद कर लें। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिम्बोलिकली एज दिस। आप अगर ये लाइन नहीं भी मेंशन करते, आप सिर्फ इतना लिख देते हैं टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ correspondence between them। बस इतना लिखते हैं आप, correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। आप ये लिखते हैं if two triangles are congruent if their corresponding sides and angles are congruent। two triangles are congruent if corresponding sides and angles are congruent, that's it। और साथ आप अगर एग्जांपल के तौर पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख लें 4 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखते हैं तो यहाँ पर भी आप 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। और अगर आप इसको 3 सेंटीमीटर कहते हैं तो इसको आप 3 सेंटीमीटर कर दें। और साथ अगर आप एंगल्स में मेजर करना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लाइक 30 डिग्री लिखते हैं तो यहाँ पर भी आप 30 लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आप 60 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 60, यहाँ 90 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप 90 कर दें। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं डेफिनेशन। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स और एक एंगल जो है कोरोस्पोंडिंग, जो अगर आप देखते हैं साइड्स के जो इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, जो साइड्स के साथ एंगल होता है उस एंगल की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये साइड एंगल साइड के बाद हमारे पास है एंगल साइड एंगल की के दो एंगल्स के जो दरमियान में आपके पास एक साइड है। देखें इफ़ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एनी की बात कर रहे हो, ठीक है। कोई से भी आप एक साइड, कोई से भी दो एंगल्स की अगर आप कोरोस्पोंडेंस शो कर देते हैं कि वो इक्वल है
तो दैट्स मोर देन इनफ। साइड एंगल पोस्टुलेट है आपके पास, और साइड पोस्टुलेट है, देन एच एस पोस्टुलेट आपके पास। चैप्टर 12 की बात करते हैं तो इसमें सेलेक्टेड पोर्शन है, राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट है कि एक आपके पास लाइन सेगमेंट को एक लाइन बाइसेक्ट करती है, इसके मिड पॉइंट से, इसके सेंटर से कट करती है इसको। ठीक है, देखिए एस पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट, पी क्यू लाइन सेगमेंट का जो एस है वो इसका मिड पॉइंट है, और ये इसको कट करेगी तो यहाँ एंगल बनेगा 90 डिग्री का। उसके बाद एंगल बाई सेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली एक रे क्या करती है, एंगल को कट करती है दो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये ग्रीन वाला पूरा 60 का था, जब हमने इसको कट किया तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनको अगर सम किया जाए तो आंसर 180 आ जाए, तो इस तरह के एंगल्स को हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स अगर जिनको ऐड किया जाए तो आंसर आ जाए 180 डिग्री। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, राइट बाइसेक्टर में और बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। राइट बाइसेक्टर में ये होता है कि बेसिकली जो लाइन होती है वो इसको कट तो करती है, लेकिन कट मिड पॉइंट से कट करती है, दूसरे में भी मिड पॉइंट से कट करती है। लेकिन यहाँ राइट बाइसेक्टर में जो एंगल बनता है लाइन सेगमेंट का और लाइन का जो आपस में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं राइट बाइसेक्टर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइन बाइसेक्टर की, राइट बाइसेक्टर नहीं कह रहे, जस्ट लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कंडीशन सिर्फ ये है कि इसको सेंटर से कट करेगा, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ए बी और ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। लाइन बाइसेक्टर में ये कंडीशन नहीं होती कि यहाँ एंगल 90 का हो। चैप्टर 13 में ये डेफिनेशंस कर लीजिएगा अच्छे से। एक्यूट एंगल की, वो एंगल जो 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस जो 90 से बड़ा होता है, और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है, विच साइड इज़ लॉन्गर इन अ ट्राइंगल। तो आप देखें लॉन्गर साइड कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने जो साइड होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो यहाँ आप देखते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री के एंगल के अगर आप सामने वाली साइड देखते हैं तो इसके सामने ये वाली साइड है। ठीक है, तो इस साइड की जो लेंथ होगी वो सबसे बड़ी होती है। आपको पता है हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी लेंथ का होता है। उसके बाद लॉन्गर, विच साइड इज़ लॉन्गर इन ऑब्ट्यूस एंड एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़े वाला एंगल होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में, जैसे आपके पास फिगर है इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 से बड़ा है, इसलिए हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं। इस एंगल के सामने ये वाली साइड है। ठीक है, तो अगर आप इस साइड की बात करते हैं तो ये साइड सबसे बड़ी वाली साइड होगी, आपको फिगर में शो हो रहा होगा। देन आपके पास चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 के क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो ये 3 डेफिनेशंस तो कम से कम लाजमी करके जाइएगा। इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से ही कोई डेफिनेशन आ जाए। तो रेशियो की डेफिनेशन याद करें, बेसिकली ये कंपैरिजन होता है टू सेम क्वांटिटीज़ का। सेम क्वांटिटीज़ का मतलब है कि अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अगर एक केजी में है दूसरी किलोमीटर में है, किलोमीटर वाली चीज़ को केजी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपने रेशियो में कंपेयर करना होता है दो सेम तरह की क्वांटिटीज़ को आपने कंपेयर करना होता है। ठीक है, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। देन आपके पास है प्रोपोर्शन, ये बेसिकली इक्वालिटी होती है, दो रेशियोज़ को हम इक्वल कर देते हैं। ये इतनी आसान डेफिनेशन है लेकिन बच्चे फिर भी इसको गलत कर देते हैं। देखो ये आपके पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, ये दूसरी रेशियो है सी रेशियो डी, आपने इनको इक्वल कर दिया, दैट्स इट, ये प्रोपोर्शन है। और यही लिखा हुआ है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज़। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में अगर आप देखते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है और ये आपके पास लेट्स सपोज एक दूसरी ट्राइंगल है। अगर 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं 3 साइड्स के, और 3 एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं 3 एंगल्स के, तो ये ट्राइंगल क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल है इसमें जो
साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है। ठीक है, जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। आप यहाँ डेफिनेशन देखें, इन द correspondence of two triangles if all corresponding angles are equal and measure of their corresponding sides are proportional। आप इस तरह लिख लें, two triangles are similar if their corresponding angles are congruent and corresponding sides are proportional। तो ये आप कंसाइज करके इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप इसके एग्जांपल देखते हैं तो आप यहाँ देखें कि एक ट्राइंगल आपके पास जो है वो थोड़ी छोटी है और जो दूसरी ट्राइंगल है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आप देखेंगे इनमें जो एंगल्स हैं वो तीनों दोनों में अगर आप देखते हैं तीनों एंगल सेम सेम है, लेकिन जो साइड्स हैं साइड्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। एक में साइज़ छोटा है साइड्स का, लेकिन जो दूसरी है उसमें साइड्स जो हैं वो बड़ी हैं। तो इस तरीके से आप देख लें। आपको सिमिलर ट्राइंगल की अगर मैं आसान मिसाल समझाऊँ तो आप इस तरह देखें, आपकी जो पिक्चर होती है, एक A4 साइज़ की पिक्चर आप लें और एक जो है जो आईडी कार्ड पे अगर आप देखते हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ जो पिक होती है वो काफ़ी छोटी होती है, लेकिन अगर आप A4 साइज़ एक फुल लेंथ की अगर आप पिक लेते हैं तो वो और जो छोटे साइज़ वाली है बेसिकली वो दोनों आपस में सिमिलर होंगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। कॉन्ग्रुएंट इन द सेंस कि उसमें जो साइड्स हैं वो बिल्कुल भी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल है। आपकी अगर फिगर को देखा जाएगा, ठीक है, आपकी अगर पिक को देखा जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो तो बिल्कुल सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन साइड्स जो हैं उनको हर साइड को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो साइड्स उसमें प्रोपोर्शनल होती हैं। देन आपके पास चैप्टर 15 की बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसका इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लाजमी मेंशन कीजिएगा। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लाजमी कीजिएगा। चैप्टर 16 की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 15 में से भी 2 शॉर्ट आने थे, तो 15 की डेफिनेशन भी अच्छे से कीजिएगा और ये 16 की भी, चैप्टर 12 की भी, 10 की भी अच्छे से कीजिएगा। 10 में से डेफिनेशन आने का काफ़ी चांस होता है। चैप्टर 9 में से भी 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 8 में से भी 2 हैं, तो इनकी डेफिनेशन कम से कम आप लाजमी, लास्ट सेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो आप लाजमी इनकी डेफिनेशन कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास एरिया ऑफ फिगर की है, तो आप ये डेफिनेशन याद कीजिएगा, साथ आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप यही एग्जांपल मेंशन कर देते हैं तो एरिया फिगर में, तो ये भी इनफ है। नेक्स्ट आपके पास इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है, ट्रायंगुलर रीजन है और इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल है। इंटीरियर वाली डेफिनेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन की या ट्रायंगुलर रीजन की तो ये डेफिनेशंस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्टीट्यूड की बात करते हैं और देन एल्टीट्यूड ऑफ आ ट्राइंगल की बात करते हैं। बेसिकली एल्टीट्यूड आपके पास एक हाइट होती है, आप देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है। ऐसे ही ना किसी चीज़ को अगर हमने देखना तो ये ज़मीन से कितनी ऊपर है, ठीक है, इसकी कितनी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई है बेसिकली इसकी हाइट बताएगा। तो हाइट फाइंड करने के लिए आसान हल ये होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ से अगर आप एक वर्टेक्स पकड़ लेते हैं ऊपर वाला, इस वर्टेक्स से नीचे तक आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, इस बेस तक एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो इस पॉइंट से ऑपोजिट साइड तक का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, इसे आप नाम देते हो हाइट का या एल्टीट्यूड का आप नाम देते हो। और सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में भी आप सेम इसी तरीके से करते हैं कि आप एक वर्टेक्स की बात करते हैं, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो हाइट होती है, जो ये जो लेंथ होती है, ऑपोजिट वर्टेक्स से लेके नीचे तक, तो ये बेसिकली हाइट होती है आपके पास। और चैप्टर 17 की कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल की, ये बहुत ज़्यादा, इसमें से लास्ट में कोई एक आधी डेफिनेशन लास्ट में आ जाती है। सरकम सेंटर की डेफिनेशन है, ऑर्थो सेंटर की है, सेंट्रॉइड की है और देन आपके पास मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपको कॉन्करेंट लाइंस का कह देता है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो दोनों में आपने सेम बात लिखनी होती है। और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, हमने पहले भी कर लिया, अभी मैं आपको यही चीज़ दिखा रहा था। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ये है, बिल्कुल
ये आप चैप्टर 16 में रेडी कर लेते हैं, तो 17 में आपको रेडी नहीं करनी पड़ेगी, आप वही 16 वाली यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। तो बेस्ट ऑफ लक क्लास फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, तो आपने फुल एफर्ट के साथ, फुल मोटिवेट होकर आपने ये चीज़ों को रेडी करना है, और अच्छे तरीके से आपने पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।